ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करें आज का लेक्चर स्टार्ट करें। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे पहला रहता है हमारा, उसके बाद क्या रहता है? इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं, देन विल प्रोसीड विद इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 4 की बिजनेस टर्म्स 25 कर चुके हैं, फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं, देन विल स्विच टू चैप्टर नंबर 2। ओके, सबसे पहला बिजनेस टर्म जो हमारा था दैट इज मैनेजमेंट, है ना। सबसे पहला क्या था? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ मुझे। हम लोग ये पढ़कर आते हैं अपने बिजनेस स्टडीज में भी, बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा है ना, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना। वहां पर हम क्या पढ़ते थे? हम प्रोसेस पढ़ते थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोसेस, है ना। क्या मतलब होता है इसका? प्रोसेस होता है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों से काम कराते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पे रेफर्स टू दोज हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस। क्या बोल रहे हैं? वो लोग जो क्या करा रहे हैं, दूसरों से काम करा रहे हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। बिजनेस स्टडीज में हम क्या पढ़कर आए थे? प्रोसेस पढ़कर आए थे। बिजनेस स्टडीज में हम क्या पढ़कर आए थे? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराना मैनेजमेंट होता है। यहाँ हमारे मॉड्यूल में क्या है? जो काम करवाते हैं, जो लोग काम करवा रहे होते हैं, उनको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 3 मैनेजमेंट होती हैं हमारे पास। होता है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल एंड लोअर। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज, वो लोग, है ना। मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज, वो लोग जो क्या करते हैं? हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ओके, क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है? क्विक रिकॉल में कंपनी चलाने वाले लोग मैनेजमेंट है। क्विक रिकॉल में क्या है? कंपनी चलाने वाले लोग मैनेजमेंट है। इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बिजनेस क्या होता है? क्या होता है बिजनेस? क्या होता है बिजनेस? बहुत बार सुनते हैं ना, बिजनेस बिजनेस जहां प्रोडक्शन होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, बस ये बिजनेस है। और क्यों कर रहे हैं आप प्रोडक्शन? क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, बस सिंपल। क्विक रिकॉल में पढ़ें क्या बोल रहे हैं? नो प्रॉफिट नो बिजनेस। अगर आपने प्रोडक्शन करा है, बाइंग एंड सेलिंग करा है, लेकिन विदाउट द पर्पस ऑफ जनरेटिंग द प्रॉफिट, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी। बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करता है क्या? प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन कैसे? विद प्राइमरीली मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं है। इजी। क्विक रिकॉल में क्या है? नो प्रॉफिट नो बिजनेस। क्विक रिकॉल में क्या है? नो प्रॉफिट नो बिजनेस। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग क्या होता है? क्या होता है बच्चे मार्केटिंग? ओके, क्या होता है मार्केटिंग? कस्टमर को सेटिस्फाई करना बेसिकली, है ना, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना। बेसिकली कस्टमर्स की नीड को समझना एंड देन उनको सॉरी कस्टमर्स की नीड को समझना एंड उनको सेटिस्फाई करना। कस्टमर्स की नीड को समझना एंड उनको सेटिस्फाई करना, दैट इज मार्केटिंग। बेसिकली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग इज द प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है प्रमोटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द एम टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड एंड टू अर्न प्रॉफिट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्विक रिकॉल में क्या है? कस्टमर्स की नीड को समझो, उन्हें सेटिस्फाई करो, मार्केटिंग है ना। कस्टमर्स की नीड को समझो, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो, मार्केट में सेल करो, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करो, दैट इज मार्केटिंग। इजी इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट। ये तो हम बचपन से पढ़कर आ रहे हैं, है ना। 500 का सामान खरीदा, 800 का मार्केट में बेच दिया, 300 का क्या हो गया? प्रॉफिट।
जितना भी आपका कॉस्ट से ऊपर रेवेन्यू होता है, जितना भी आपका कॉस्ट से ऊपर रेवेन्यू होता है, वो क्या होता है बच्चे, हमारा प्रॉफिट होता है। बचपन में करते थे ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अभी हमने क्या करा था, 800 का बेचा था, 500 का खरीदा था, विच मीन्स 300 रुपीज का मुझे क्या हो गया था, प्रॉफिट हो गया था। दैट इज प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हैं तो प्रॉफिट इज फाइनेंशियल गेन। प्रॉफिट क्या है, फाइनेंशियल गेन है व्हेन टोटल रेवेन्यू, जब भी आपका टोटल रेवेन्यू एक्सीड करता है किससे, आपकी कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस से, कॉस्ट या एक्सपेंसेस से एक्सीड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। क्विक रिकॉल में हमने फॉर्मूला डाल दिया, क्विक रिकॉल में क्या डाल दिया, फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। लॉस क्या होगा, जब आपकी कॉस्ट एक्सीड करेगी आपके रेवेन्यू से। व्हेन कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू विच मीन्स आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल। अच्छा, यहां पर ना आपके मॉड्यूल में क्या डेफिनेशन दे रखी है, बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसेस आर टेकन आउट। आपके एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो टोटल पैसा बचा है वो प्रॉफिट है। सिंपल। एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो टोटल पैसा बचा है वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट, इजी। टेलीकॉम्यूटिंग क्या होता है, टेलीकॉम्यूटिंग क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी बताओ। घर पे बैठ के बेसिकली टेक्नोलॉजीज का यूज करके, है ना, और अपने कम्यूट को रिड्यूस करना, बेसिकली आना जाना, ऑफिस आना जाना नहीं करना, घर बैठ के टेक्नोलॉजीज का यूज करके काम करना, दैट इज टेली कम्यूटिंग। क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है, वर्क फ्रॉम होम। क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है, वर्क फ्रॉम होम। तो क्या बोल रहे हैं, टेली कम्यूटिंग इन्वॉल्व्स द वर्किंग एट होम यूजुअली ऑन कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करके घर बैठ के काम करना, दैट इज टेली कम्यूटिंग, दैट इज टेली कम्यूटिंग। इजी। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, कैशियर्स की जगह मशीन्स लगना। अब आपने देखा होगा बहुत सारे फूड कोर्ट्स में क्या लग जाते हैं, वहां पे कियोस्क लगे होते हैं, है ना। मैकडॉनल्ड्स में भी वहां पे कैशियर्स नहीं होते हैं, अब आपको खुद सेल्फ ऑर्डर करना होता है ना। सेल्फ चेकआउट काउंटर्स भी होते हैं, है ना। खुद मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दिया था, वो ज़ारा में क्या होता है आजकल, वो जैसे घर में वॉश बेसिन या सिंक जैसा कुछ होता है, यू जस्ट हैव टू पुट ऑल द क्लोथ्स जो भी आपको चेकआउट करने हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो जाएगा, स्कैन करो, पेमेंट करो, पैक करो, घर ले आओ। तो वहां पर क्या है, कैशियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाउन साइजिंग करना, मतलब एम्प्लॉइज को भगा देना, एम्प्लॉइज को भगा देना। क्यों, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस करना, दैट इज डाउन साइजिंग, दैट इज डाउन साइजिंग। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कियोस्क या फिर सेल्फ चेकआउट काउंटर्स, कियोस्क या फिर सेल्फ चेकआउट काउंटर्स। क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है, कैशियर की जगह मशीन्स ले आना, कैशियर की जगह मशीन्स ले आना। डाउन साइजिंग इज अ प्लान्ड रिडक्शन। क्या है, planned reduction in the number of employees needed in a firm in order to reduce the cost and make the business more efficient. अपने बिजनेस को और एफिशिएंट करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कम कर देना, दैट इज डाउन साइजिंग। ये जो क्विक रिकॉल लिखे हैं ना बच्चे मैंने, ये आपको हेल्प करेंगे इसको याद करने में। डाउन साइजिंग मतलब कैशियर की जगह मशीन ले आना, कैशियर की जगह मशीन ले आना। मैनेजमेंट मतलब कंपनी चलाने वाले लोग, मैनेजमेंट। तो याद रहेगा इससे, यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो दूसरों से काम करा रहे हैं। इजी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, है ना। नेक्स्ट क्या है, आउटसोर्सिंग। वेरी नाइस। आउटसोर्सिंग कितना इजी है, सुनने में ही समझ में आ रहा है। क्या करना, बाहर से काम कराना, बाहर के लोगों से काम कराना। जिस चीज में मैं एक्सपर्टीज नहीं हूं, मैंने क्या करा, आउटसोर्सिंग करा लिया, है ना। मैंने क्या करा, आउटसोर्सिंग करा लिया। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, स्कूल का एग्जाम्पल लिया था। स्कूल का प्राइमरी उनका क्या करते हैं, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन उसके लिए उनको गार्ड्स भी चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, गार्ड एजेंसी को अपॉइंट करते हैं, उनको बता देते हैं हमें इतने इतने गार्ड्स की रिक्वायरमेंट
हेलो, यस, ओके, हाँ जी। आउटसोर्सिंग में क्या पढ़ रहे थे हम? आउटसोर्सिंग में क्या बोल रहे हैं? बाहर के लोगों से काम कराना, बाहर के लोगों से काम कराना, दैट इज आउटसोर्सिंग। क्या बोल रहे हैं? क्विक रिकॉल में क्या लिखा है? एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर करना, अपना काम बाहर वालों से कराना। जैसे अभी हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, तो स्कूल वालों को गार्ड्स को हायर करने की एक्सपर्टीज नहीं है, उनको किस चीज की एक्सपर्टीज है? एजुकेशन प्रोवाइड करने की। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के साथ भी जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं? उनको हायर करती हैं। मतलब वो जो कंपनीज होती हैं आपकी क्या होती हैं? क्लाइंट्स होती हैं, क्योंकि उनको कंप्लायंस नहीं चलाने आते हैं, उनको प्रोडक्शन करना आता है, अपनी सर्विसेज देनी आती है। जो कंपनी है उसको अपना कोर बिजनेस करना आता है, या तो प्रोडक्शन में होगी या फिर सर्विसेज में होगी। आप लोग क्या करते हैं? उनको कंप्लायंस में हेल्प करते हैं। तो ये भी क्या हुआ? आउटसोर्सिंग हुआ, है ना। तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आउटसोर्सिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेलेक्टेड फंक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरों से कुछ सेलेक्टिव फंक्शंस करा रही है ना, दैट कैन डू द वर्क मोर कॉस्ट एफिशिएंटली, क्योंकि वो क्या है? एक्सपर्टीज है उसमें। वो क्या है? एक्सपर्टीज है उसमें। ओके, चलें आगे। R&D क्या होता है? ये तो सुना होगा आप बच्चों ने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों होता है? कोई नई चीज को इनोवेट करने के लिए। कोई नई चीज को इनोवेट करने के लिए क्या करना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। तो क्या बोल रहे हैं? बिजनेस और गवर्नमेंट एक्टिविटीज दैट इज पर्पसली डिजाइन, क्या करने के लिए? इन्वेंशन एंड इनोवेशन करने के लिए। जो भी आपने एक्टिविटी करी है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मेन पर्पस है इनोवेशन करना, तो आप क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो। मेन पर्पस है इनोवेशन करना, तो आप क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो। हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं? मेन ऑफिस। हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं? मेन ऑफिस। क्विक रिकॉल में क्या कह रहे हैं? कंपनी का दिमाग या फिर मेन ऑफिस, जहां पर भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, वही क्या हो जाता है आपका? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स इज द ऑफिस दैट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ एन एंटरप्राइज वेयर द मेजर डिसीजंस आर मेड। जहां पर मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे हेडक्वार्टर्स होते हैं। क्विक रिकॉल में कंपनी का दिमाग। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मार्केट। क्या होता है मार्केट? यस, लेमन लैंग्वेज में अगर मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? मार्केट क्या है? रिजोरी गार्डन की मार्केट, कमला नगर की मार्केट। लेकिन रियल लाइफ में मार्केट का मतलब कोई प्लेस नहीं होता है। रियल लाइफ में मार्केट का मतलब कोई प्लेस नहीं होता है। मार्केट क्या होती है? जहां पर बायर है, सेलर है, कोई कमोडिटी है और कंपटीशन है, तो वो क्या बन जाता है? मार्केट बन जाता है। सिंपल। तो क्या बोल रहे हैं? मार्केट इज द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं? कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जा रहा है, विच मीन्स बायर एंड सेलर है और कोई कमोडिटी है। बायर एंड सेलर हैं और कोई कमोडिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं, है ना। तो क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? मार्केट इज इक्वल्स टू बायर प्लस सेलर प्लस प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो क्या बन जाएगा? मार्केट बन जाएगा, है ना। हेलो, हेलो, कुछ नहीं सर, माइक नहीं चल रहा था, आप चल जाओ। चलो नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट 10 टर्म्स हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी तक तो सारी बेसिक टर्म्स थी। अभी तक क्या थी? सिर्फ बेसिक टर्म्स थी। मार्केट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, और मार्केटिंग क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। अब थोड़ी सी आपकी लीगल टर्म्स आ गई हैं इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहली टर्म क्या है? एक्सेप्टेंस। अच्छा, जनरली अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस को हम क्या बोलते हैं? किसी चीज के लिए हाँ बोलना। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए हाँ बोलना। से येस टू एनीथिंग दैट इज यू हैव गिवन योर एक्सेप्टेंस। मैंने बोला पढ़ाई करें, आपने बोला हाँ, क्या हो गया? एक्सेप्टेंस दे दिया, है ना। मैंने बोला घूमने चले, तुमने बोला ना, मतलब तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। तो किसी चीज के लिए हाँ बोलोगे तुम, ठीक है। तो किसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस देना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में। आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है?
वेरी नाइस वेरी नाइस। एक क्या था यहाँ पे, सेलर था, है ना, और एक कौन था, बायर था। तो अब सेलर ने इसको क्या दिया है, कुछ 50,000 का सामान दिया है, बट फॉर टाइम बिंग बायर के पास पैसे नहीं है। इसने क्या बोला, मैं आपको 3 मंथ्स बाद दूंगा या फिर 6 मंथ्स बाद दूंगा। लेकिन सेलर, क्योंकि क्या था, ट्रस्ट इश्यूज था, तो इसने क्या बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया। क्या बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, BOE बोलते हैं। इस पे इसने लिखा कि सो एंड सो सम ऑफ मनी ये मुझे देगा, क्योंकि मैंने इसको सो एंड सो गुड्स डिलीवर करे हैं, 6 महीने बाद इसको मुझे क्या देना है, ये पैसे देने हैं। ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बायर, बायर क्या करेगा, जब इस पे साइन कर देगा, इस पे क्या कर देगा, अपने सिग्नेचर कर देगा। इस सिग्नेचर का मतलब ही क्या है, उसने क्या बोल दिया, यस बोल दिया। इस सिग्नेचर का मतलब ही क्या है, उसने क्या बोल दिया, यस। मतलब उसने एक्सेप्ट कर दिया, यस आई एम रेडी, आई एम गिविंग माई असेंट कि मैं 6 महीने बाद आपको दैट सम ऑफ मनी दे दूंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस देना। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस देना। और कैसे एक्सेप्टेंस दी, साइन करके। कैसे एक्सेप्टेंस दी, साइन करके। इजी। तो एक बार डेफिनेशन रीड करें, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इसको फर्दर भी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, नेगोशिएबल। मतलब मुझे क्या करना था, रचिता और मेरे बीच में BOE बना था। मैंने रचिता को ये पेन दिया, रचिता ने मुझे बोला कि 3 मंथ्स बाद मैं आपको पैसे मैम दे दूंगी। लेकिन अभी रचिता को उनसे भी, तुषार से भी रचिता को क्या करने हैं, पैसे लेने हैं। तो रचिता ने क्या करा, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुषार को दे दिया। अभी तुषार इंस्टेड ऑफ गिविंग टू रचिता, तुषार क्या करेगा, वो पैसे मुझे दे देगा। गेटिंग। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने क्या कर दिया, नेगोशिएट कर दिया। अभी लाइबिलिटी किसकी थी, मुझे किसको पैसे देने थे, आई मीन कौन लाइबल था मुझे पैसे देने के लिए, रचिता। रचिता को मुझे पैसे देने थे, फॉर से 50,000 देने थे। लेकिन एट द सेम टाइम रचिता को तुषार से भी पैसे लेने थे। तो रचिता ने क्या करा, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया, तुषार को दे दिया। उसको कहा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट सम ऑफ मनी मुझे, आप क्या करो, डायरेक्ट निकिता को दे देना। गेटिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएट करना। क्या बोलते हैं, नेगोशिएट। मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको फर्दर आगे पास कर सकते हो। ये टर्म भी तुमने आज सुन लिया, नेगोशिएबल। मतलब जो आप फर्दर क्या कर सकते हो, किसी और को पास ऑन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके। 500 का नोट भी क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उस पर किसी का नाम लिखा है क्या, लिखा है कि रचिता का ही है वो, नहीं। तो आप उसको फर्दर किसी और को दे सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है, जो भी चीज पास ऑन हो जाती है वो क्या बन जाती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। इजी। ओके। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, नेगोशिएबल। याद रखना है ये टर्म भी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके। और अनकंडीशनल होता है। क्या होता है, अनकंडीशनल। इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती है कि रचिता को प्रॉफिट हुआ तो ही वो मुझे 50,000 देगी, नहीं। प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, आपको 6 महीने बाद मुझे 50,000 देने हैं एट एनी कॉस्ट। ओके। तो ये क्या होता है, अनकंडीशनल होता है प्लस नेगोशिएबल होता है। अनकंडीशनल एंड नेगोशिएबल। क्या बोल रहे हैं, assent given by a party to bills of exchange by signing across the face of it। उसके ऊपर जब उसने साइन करा था तभी एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस में भी डन ऑनलाइन, ऑनलाइन भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। अगर आप क्लिक कर दें किस पे, एक्सेप्ट बटन पे, अगर आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो भी आपने क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब है ड्रॉई का बिल पर साइन करना, ड्रॉई का बिल पर साइन करना। अब वापस से, सेलर जो था, सेलर कौन था, ड्रॉवर था जिसने वो बिल बनाया था। सेलर कौन था, ड्रॉवर था जिसने बिल बनाया था। बायर कौन था, जिसने उस पर साइन करे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। और एक यहाँ पर होता है पेई। कौन होता है, पेई। अगर बायर ही मुझे पे करेगा तो पेई, फॉर एग्जाम्पल रचिता और तुषार वाले केस में अगर रचिता ही मुझे पे कर रही है तो ड्रॉई एंड पेई रचिता है, ड्रॉई एंड पेई रचिता है। लेकिन अगर रचिता ने तुषार को, क्योंकि वो क्या था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, तो साइन तो रचिता ने करा था, तो ड्रॉई उस केस में कौन बन गई, रचिता। लेकिन रचिता ने साइन करके किसको दे दिया, तुषार को, कि आप पे करोगे। तो पेई कौन बन गया इस केस में, आप बन गए। तो इस केस में 3 पार्टीज होती हैं। कौन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। एक कौन होता है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। समटाइम्स ड्रॉई एंड पे सेम होते हैं, समटाइम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, BOE नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसीलिए वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इजी। क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब है ड्रॉई का बिल पर
साइन करना दैट इज एक्सेप्टेंस देना, ड्रॉई का बिल पर साइन करना दैट इज एक्सेप्टेंस देना। साइन करने के बाद ड्रॉई एक्सेप्टर बन जाता है, अब वो लीगली उसकी लीगल ड्यूटी है, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, मतलब अब वो क्या हो गया है, बाउंड हो गया है, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। मैंने बताया ना अभी अनकंडीशनल है, ये कंडीशंस नहीं है, आपको देने ही पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट देना। क्या देना, क्या होता है एक्नॉलेजमेंट? हाँ जी, फ्री विल में करा है उसने, है ना, वेरी नाइस, करेक्ट है, फ्री विल में करा है, जबरदस्ती गन पॉइंट करके उससे साइन नहीं करा है। फॉर से मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने तुषार के नाम कर दी, तो उसमें निकिता सहगल ने जो अपने साइन करे हैं दैट इज उसने फ्री विल में एक्ट करा है, तुषार ने यहाँ गन पॉइंट करके जबरदस्ती मुझसे काम नहीं कराया। तो ये कौन दे रहा है, एक नोटरी उस पर अपनी स्टैंप लगा रहा है। नोटरी क्या कर रहा है, उस पर अपनी स्टैंप लगा रहा है कि मैं एज अ विटनेस एक्ट करता हूं कि जो निकिता सहगल ने इस पे साइन करे हैं दैट इज फ्री एक्ट में करे हैं, फ्री विल से करे हैं, तुषार ने जबरदस्ती साइन नहीं कराए हैं, है ना। तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ कौन दे रहा है, निकिता, तुषार या नोटरी? नोटरी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। निकिता और तुषार के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कौन एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, नोटरी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। कौन दे रहा है, नोटरी, मतलब विटनेस, मतलब विटनेस। नोटरी, ओथ कमिश्नर, ये क्या होते हैं, सरकारी विटनेस होते हैं। कौन होते हैं, सरकारी विटनेस होते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं, नोटरी या क्लर्क का कंफर्मेशन देना। क्या देना, कंफर्मेशन देना कि साइन जो है फ्री एक्ट में हुए हैं, फोर्सफुली नहीं हुए हैं। इसका मतलब उसने क्या दी है, कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट दिया। क्या दी है, कंफर्मेशन या फिर एक्नॉलेजमेंट दिया, है ना। नोटरी क्या होता है, एज अ विटनेस एक्ट कर रहा है, नोटरी एक्ट एज अ विटनेस। ओके, द सिग्नेचर ऑफ अ क्लर्क या अटॉर्नी सर्टिफाइंग, क्या सर्टिफाई कर रहा है, दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट, जो निकिता सहगल ने उस पर साइन करे हैं, द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय हिज और हर फ्री एक्ट फॉर द स्टेटेड पर्पस। उसमें लिखा है दैट सो एंड सो प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ऑन तुषार्स नेम। तो तुषार के नाम पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसके लिए मैंने अपनी फ्री विल में एक्ट करा है, गन पॉइंट पे मुझसे काम नहीं कराया जा रहा। कौन एक्नॉलेज कर रहा है, नोटरी एक्नॉलेजमेंट। निकिता और तुषार एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं, कौन एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, नोटरी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। डेफिनेशन बच्चे वर्ड टू वर्ड याद करनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो प्रोवाइडेड आपकी लैंग्वेज अच्छी हो फिर, ठीक है। ओके, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी आप लोगों को मैंने बताया था 8 नंबर का क्वेश्चन आया था जून, अभी जो 1 जून को आपका पेपर हुआ है 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये 350 टर्म्स में से कुछ 8 टर्म्स दे रखी थी, यू गाइज हैव टू डिफाइन ईच टर्म। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। डेफिनेशन लिखा होगा, अ सिग्नेचर ऑफ क्लर्क एंड अटॉर्नी सर्टिफाइंग दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज साइन विद हिज फ्री विल डैश, वन वर्ड, क्या लिखेंगे, एक्नॉलेजमेंट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, है ना, या फिर डिफाइन भी आएगा या फिर मैचिंग आएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें क्विक रिकॉल्स हेल्प करेंगे, अंडरस्टैंडिंग में क्विक रिकॉल्स हेल्प करेंगे, लर्न तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या लिखवाई थी बेटा, और क्या, तुमने छुट्टी क्यों करी टेस्ट वाले दिन, हाँ है ना, रचिता लिख के दी थी ना, रचिता को स्टार भी मिला था। अरे तो 21 की 21 नहीं, 3 तरीके के क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, मैचिंग था और डिफाइन था। तो कुछ में डिफाइन करना था तुम्हें, कुछ में मैच करना था तुम्हें, कुछ में वन वर्ड आंसर देना था, ऐसे टेस्ट था। अभी दोबारा भी होएगा, बता दूंगी मैं, ताकि तुम फिर छुट्टी कर लो, हाँ अब सरप्राइज टेस्ट रखेंगे ताकि ये छुट्टी ना करें, है ना। चलें तुषार आगे, समझ में आ रहा है ना तुम सबको, रिकॉल हो रहा है ना। एक्विजिशन कॉस्ट, पढ़ के तो नहीं बता रहे हो ना। न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या होती है, एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, है ना, कस्टमर्स, यस यस, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट अगर करिए तो उसको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बोलोगे। तुमने किसी को फ्री सैंपल्स दिए हैं तो उसको भी बोलोगे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, है ना। ये एक क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है।
एक्विजिशन कॉस्ट में एडवर्टीजमेंट भी आ सकती है, फ्री सैम्पलिंग भी आ सकती है ना, और कोई आपने सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराए हैं, ये सब चीजें, तो अपने इन्फ्लुएंसर्स को आपने दिया है अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, बट आप सारी एक्विजिशन कॉस्ट को एडवर्टीजमेंट की हेडिंग नहीं दे सकते हैं। गेटिंग इजी? ओके, तो एक्विजिशन कॉस्ट में आपकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, फ्री सैम्पलिंग आ जाएगी, इन्फ्लुएंसर्स को जो आपने पैसे दिए हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए, बेसिकली मार्केटिंग करने के लिए जो भी आपने काम करा है वो सब क्या है, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है। मार्केटिंग करने के लिए जो भी आपने खर्चा करा है वो क्या होती है, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होती है। Acquisition costs are the incremental cost involved in obtaining a new customers, नए customers को obtain करने के लिए जो भी हमने खर्चा करा है, that is acquisition cost, करेक्ट है। incremental cost भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसका करेक्ट नेम क्या है, acquisition cost। जैसे फ्री सैंपल्स देना, डिस्काउंट्स देना, इन्फ्लुएंसर्स को फीस देना, that is acquisition cost। क्विक रिकॉल में क्या लिखा है, टोटल खर्चा किस लिए, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, टोटल खर्चा नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एक्ट ऑफ गॉड, ये तो हमें आता है, इसमें क्या पढ़ाऊं, क्या क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर है ना, क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है जो ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, जिसमें मेरा आपका किसी का कंट्रोल नहीं है, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। ये यूजुअली इंश्योरेंस में हम टर्म यूज करते हैं, है ना, तो क्या बोल रहे हैं, अ टर्म यूजुअली यूज्ड इन द इंश्योरेंस टू डिनोट द रिस्क एंड डेंजर्स अराइजिंग आउट ऑफ द नेचुरल कॉजेस दैट आर बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। क्विक रिकॉल में एक्ट ऑफ गॉड इज बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, है ना, जो मेरे हाथ से बाहर है, जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, एक्शन, डांस करना एक्शन, मूवमेंट एक्शन, ऐसे ऐसे करना एक्शन, सब हाँ हाँ मना क्यों कर रहे हो, एक्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, एक्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, लेकिन लीगल टर्म में क्या बोल रहे हैं, किसी पे एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना, सिविल केस किसी पे करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन लेना, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, ये वो वाले एक्शन के बारे में बात हो रही है, मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगी, एक्शन लूंगी, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लूंगी, है ना, तो सिविल प्रोसीडिंग्स किसी के अगेंस्ट स्टार्ट करना, किसी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराना, किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना, दैट इज एक्शन लेना, दैट इज एक्शन लेना। लेकिन ये किस में बोलते हैं, केवल सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, क्रिमिनल में नहीं। क्रिमिनल को क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन या फिर क्रिमिनल केस बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में अभी हमारी टर्म में नहीं दे रखा है, बट स्टिल तुम्हारे डाउट अराइज हो कि मैम सिविल को तो आप बोलते हैं एक्शन, सूट एंड केस लॉ, तो क्रिमिनल को क्या बोलते हैं, तो क्रिमिनल को हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं या फिर क्रिमिनल केस बोलते हैं, है ना। और एक्शन किसको बोलते हैं, एक्शन हम बोलते हैं सिविल को, है ना, सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल्सो कॉल्ड अ केस और लॉ सूट भी इसको हम बोलते हैं, वेयर वन पार्टी सूज अनदर फॉर अ रॉन्ग डन और टू प्रोटेक्ट अ राइट और टू प्रिवेंट अ रॉन्ग, कुछ रॉन्ग होने से प्रिवेंट करने के लिए, अपना राइट प्रिवेंट करने के लिए, या फिर कुछ गलत हुआ है उसके अगेंस्ट किसी एक पार्टी पे केस फाइल करना, दैट इज एक्शन लेना, दैट इज एक्शन लेना। इजी, यस, ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एब्रीवेशन लर्न करनी है, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ये नीचे का हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए लिखा है, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए एडीबी होता क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज मोर देन सफिशिएंट, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। एडीबी स्टैंड्स फॉर, आपको क्या बताना है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिनिश, है ना। लेकिन होता क्या है, ये 1966 में स्टेब्लिश हुआ था। क्या करता है ये, एशिया की ग्रोथ के लिए, है ना, डेवलपमेंट बैंक है। ये क्या करता है, अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करता है, किस लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, है ना। हमारे यहाँ जितने भी ब्रिज बने हैं, मेट्रोज बनी है, रोड्स बनी है, इन सब के लिए अगर लोन लिया होगा आपकी इकोनॉमी ने, आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने, तो किससे लिया होगा, एडीबी से लिया होगा। और अभी इस टाइम पे भी वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आफ्टर जापान। सबसे ज्यादा लोन इंडिया ने ही ले रखा है अभी भी, ठीक है। और इंडिया भी क्या है, इसकी मेंबर कंट्री है। जब ये स्टेब्लिश हुआ था उस साल से ही इंडिया इसकी मेंबर कंट्री है, 1966 से। ओके, इसका मेन मोटिव क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, किस लिए, कहाँ के लिए, सिर्फ एशिया के कॉन्टिनेंट के लिए। ओके, इजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है,
ADB इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, आज हम रिवाइज कर रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, डेली क्लास में हम 17-25 टर्म्स नहीं करते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है इतनी सारी टर्म्स को याद करना। 25 टर्म्स हम कर चुके हैं, थोड़ी सी और बची हैं। कल की क्लास में अगेन 5-5-5-5। ओके, आप थोड़ा सा टाइम ले लेना, 5-5 करके याद कर लेना, इट्स फाइन। ठीक है, नहीं इकट्ठी कर लोगे, चलो ठीक है, कल पूछूंगी तुमसे मैं। अच्छा ठीक है। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, लेकिन साथ साथ पढ़ते भी रहो ना, ज्ञान तो हर जगह मिल ही रहा है। एक्सडी का भी पढ़ लिया तुमने, वो भी घर जाकर रिवाइज कर लेना, ये भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, है ना। पोस्टपोनमेंट तुम्हें पता है, आज की क्लास में जो कराना है वो मैं कब कराऊंगी? कल कराऊंगी। तो दैट इज मैंने क्या कर दिया? एडजर्न कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और ये हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी कोर्ट सेशंस आपके डिले होते हैं किसी अनदर टाइम अनदर प्लेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट बोलते हैं। क्विक रिकॉल पे क्या बोल रहे हैं? तारीख पर तारीख, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट। बिजनेस मीटिंग्स भी अगर डिले होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स भी अगर पोस्टपोन होती हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट करना। पार्लियामेंट के सेशंस भी अगर डिले होते हैं तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? एडजर्न्ड हो गए हैं वो, है ना। और अगर कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग्स भी होती हैं डिले, तो वहां पर भी हम इस टर्म को यूज करते हैं, दैट इज एडजर्नमेंट। ओके ओके, कोई भी चीज पोस्टपोन हो रही है, कहाँ कहाँ? बिजनेसेस में पोस्टपोन हो रही है, कोर्ट के सेशन में पोस्टपोन हो रहा है, तो वहां हम पोस्टपोन नहीं बोलते हैं, वहां के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, क्या हो गया वो? एडजर्न्ड हो गया है। ओके, और क्विक रिकॉल में हमने क्या याद करा इसे? तारीख पे तारीख, दैट इज एडजर्नमेंट। ओके, एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। केस के स्टार्ट होने से लेकर के ड्यूरिंग वो प्रोसीडिंग्स जितनी भी चल रही हैं और फाइनल जजमेंट तक आप पहुंच गए, ये जो जितना भी प्रोसेस था इसको हम क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन बोलते हैं। जब केस फाइल हुआ, जब आपने एक्शन लिया था, जब आपने एक्शन लिया था, एक्शन लिया, जज ने सुनवाई, विटनेस, सब चीजों को कंसिडर करा, फाइनल उन्होंने डिसीजन लिया, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया हमारा? एडजुडिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन। और जो फाइनल डिसीजन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जजमेंट। जो फाइनल रिटन डिसीजन आ जाता है, फाइनल रिटन डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? जजमेंट। जो प्रोसेस था एक्शन से लेकर के डिसीजन तक का प्रोसेस क्या है? एडजुडिकेशन। फाइनल डिसीजन क्या है? जजमेंट। फाइनल डिसीजन क्या है? जजमेंट। क्या बोल रहे हैं? द लीगल प्रोसेस। एडजुडिकेशन का मतलब है लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, डिसाइड करना एक केस को। इट इज द फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन गिवन बाय द जज। ओके, तो यहाँ पे पूरे प्रोसेस के बारे में बात करें, ऑल्दो इन्होंने यहाँ पे जजमेंट टर्म भी यूज करा है। क्या यूज करा है? जजमेंट टर्म भी यूज करा है, लेकिन जजमेंट तक पहुंचने तक का जितना भी प्रोसेस था, जजमेंट तक पहुंचने तक का जितना भी प्रोसेस था वो एडजुडिकेशन है। ओके, या फिर जो डिसीजन जज ने दिया है। प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग अ केस, वो पूरा प्रोसेस हियरिंग से डिसीजन तक का पूरा प्रोसेस क्या है हमारा? एडजुडिकेशन है। क्या है? एडजुडिकेशन। अ डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज बाय द जज, जो उन्होंने डिसीजन या सेंटेंस इम्पोज करा है वो पूरे प्रोसेस को हम एडजुडिकेशन कहते हैं। जजमेंट के बारे में बात करें तो जजमेंट क्या बोल रहे हैं? द फाइनल डिसीजन और रूलिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन एट द एंड ऑफ एडजुडिकेशन। जब एडजुडिकेशन खत्म हो गया उसके बाद जो आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया, जो रिटन आपने रिटन में फाइनल डिसीजन दिया है, दैट इज जजमेंट, दैट इज जजमेंट। एडजुडिकेशन प्रोसेस है, जजमेंट फाइनल रिटन डिसीजन है। ओके, कंफ्यूजन? एडजुडिकेशन प्रोसेस, जजमेंट फाइनल डिसीजन रिटन में। अफर्मेशन, अफर्मेशन कोर्ट में खड़े होके कोई सच्ची गवाही देना, ट्रू स्टेटमेंट देना विदाउट इन्वॉल्विंग गॉड। गॉड को नहीं बीच में, वो करते हैं ना, मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो भगवान बीच में नहीं आ रहे हैं, बस मैंने बोला है मैं जो भी यहां बोलने वाली हूं वो मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, दैट इज अफर्मेशन। अगर मैं ऐसे करके बोलूं गीता पे हाथ रख के
मैं जो बोलूंगी, वेरी नाइस, ओथ, मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं भगवान को साक्षी मान के ये बात बोल रही हूँ, दैट इज ओथ, दैट इज ओथ। अफर्मेशन और ओथ में क्या डिफरेंस है? एक में भगवान जी हैं, एक में भगवान जी नहीं है। गॉड को इन्वॉल्व करोगे तो ओथ बन जाएगा, गॉड को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो अफर्मेशन बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों में पकड़े जाते हो, झूठ बोला, तो पेनल्टी सेम होती है, जेल भेज देंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बीच में नहीं है तो मतलब तुम झूठ बोल सकते हो। अगर तब भी अगर आप पकड़े गए कि कोर्ट में खड़े होकर आपने क्या बोला है, झूठ बोला है कि मैं उस दिन टेस्ट देने नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा? जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। क्या बोलते हैं इसको? पेनल्टी ऑफ परजुरी। क्या बोलते हैं? पेनल्टी ऑफ परजुरी। उस जेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टी ऑफ परजुरी। क्या बोल रहे हैं? डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू। मैं जो बोल रही हूं सच बोल रही हूं। डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी। मैं ऐसे बोल रही हूं, मुझे पता है कि अगर मैं झूठ बोलती हुई पकड़ी गई तो मुझे जेल हो जाएगी। मुझे कौन सी पेनल्टी मिलेगी? पेनल्टी ऑफ परजुरी, मतलब मुझे जेल हो जाएगी। पेनल्टी ऑफ परजुरी बाय अ पर्सन, ऐसा पर्सन डिक्लेयर कर रहा है हु विल नॉट टेक एन ओथ, जो भगवान जी को बीच में नहीं लाना चाहता। ऐसा पर्सन अफर्मेशन दे रहा है जो गॉड को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता है। क्यों? फॉर रिलीजियस और एनी अदर रीजन, है ना। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, भगवान को वैसे बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो उसके खुद के रिलीजियस बिलीव हैं, है ना। या फिर वो इंसान नास्तिक हो सकता है, भगवान को मानता ही नहीं है, तो वो बोल रहा है कि मुझे भगवान को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, है ना। इट हैज द सेम लीगल इफेक्ट, लेकिन उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा, चाहे भगवान बीच में है चाहे नहीं है। आपको पेनल्टी कैसी मिलेगी? अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी ही होगा, है ना। तो क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? डिक्लेरेशन विदाउट गॉड, डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी। लेकिन कब? विदाउट इन्वॉल्विंग गॉड। लेकिन अगर गॉड को इन्वॉल्व करा है तो वो क्या बन जाता है बच्चे? ओथ बन जाता है। गॉड को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ओथ बन जाएगा। विदाउट गॉड अफर्मेशन, विदाउट गॉड अफर्मेशन। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पेनल्टी ऑफ परजुरी दोनों में ही सेम होएगी, अगर दोनों में अगर आप पकड़े जाते हो कि आपने क्या बोला है? झूठ बोला है। इजी? इजी नहीं? इजी, इजी। अच्छा, ये आपके ओथ एक्ट में भी लिखा है कि अगर कोई इंसान कसम नहीं खाना चाहता, आप उसको अलाउ करोगे कि बिना कसम के भी यहां पे अपनी गवाही, अपना विटनेस वो दे सकता है। ओके, आपके ओथ एक्ट में भी लिखा हुआ है ये। एजेंडा, एजेंडा क्या होता है? यस, एजेंडा क्या होता है हमारा? टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होती है? ये आइटम्स मुझे करने हैं। सुबह उठ के प्लान करा होगा, यहाँ डेमो लेने जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तो ये क्या है? आपकी टू डू लिस्ट है अगले 4 दिन की, है ना। तो दिस इज द टू डू लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कोई भी बिजनेस में कोई भी मीटिंग्स हो रही हैं, तो मीटिंग्स हमेशा कैसे होती हैं? विद एजेंडा। पहले ही डिसाइड किया जाता है हम मीटिंग में ये आइटम्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये आइटम्स हम क्या करेंगे? मीटिंग में डिस्कस करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंडा। एजेंडा से अलावा कोई भी डिस्कशन वैलिड नहीं होता। मैंने बोला है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी आज की क्लास में, अगर 3 कराया तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन अ मीटिंग। मीटिंग में जो भी आपको बिजनेस ट्रांजेक्ट करने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंडा बोलते हैं। क्विक रिकॉल में टू डू लिस्ट ऑफ अ मीटिंग। जर्नली इसको कैसे सर्कुलेट किया जाता है? नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ सर्कुलेट किया जाता है। नोटिस मैंने अभी तुम्हें बताया था चैप्टर नंबर 3 में हम बनाना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 जब हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे तो वहां पे हम नोटिस बनाना भी सीखेंगे। और अभी आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आया था जहां पे आपको नोटिस बना करके दिखाना था। ठीक है, नोटिस में क्या होता है? वेन्यू लिखा होता है, डेट एंड टाइमिंग लिखी होती है, कहाँ पर आपकी मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। तो नोटिस के साथ नोटिस, डेट एंड टाइम, वेन्यू, उसके साथ आपका एजेंडा भी अटैच करके दे देते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजेक्ट हम करने वाले हैं इस मीटिंग में। दिस इज द टू डू लिस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग मीटिंग। ओके, तो एजेंडा सिंपल वर्ड्स में, क्विक रिकॉल, टू डू लिस्ट। इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एजेंट। कौन होता है एजेंट? यस, मीडिएटर, जो किस पे काम करता है? कमीशन, हिंदी में बिचौलिया भी बोलते हैं इसका ना, और क्या बोलते हैं?
दलाल बोलते हैं, बिचौलिया बोलते हैं, है ना। तो ये क्या किस लिए काम करता है? कमीशन लेता है। कैसे काम करता है ये? कमीशन पे काम करता है ना। तो यहाँ पर भी ये अपना काम किसी और से कराना और उसको बदले में क्या देना? कमीशन देना। आउटसोर्सिंग में भी यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अपना काम किसी और से कराना। तो क्या आउटसोर्सिंग और एजेंट सेम ही है और नाम अलग अलग क्यों दे दिए हैं? पढ़कर आई हो। कि नाम पे काम करता है, वो अपने नाम पे काम नहीं करता है। हम लाइबल होते हैं उसके सारे एक्ट के लिए। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो कौन लाइबल होगा? मैं लाइबल होंगी। मतलब एजेंट किस पे काम कर रहा है? मेरे बिहाफ पे, मेरे नाम पे, प्लस मुझे वो क्या कर रहा है? बाउंड कर रहा है अपनी सारी एक्ट के लिए। उसने कुछ भी करा है, एक गिलास भी तोड़ दिया ना, उसके लिए उसको पैसे नहीं देने, मैं लाइबल हो जाऊंगी। लेकिन आउटसोर्सिंग भी एजेंसी हो सकती है अगर वहां पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा है। आउटसोर्सिंग, स्कूल वाला एग्जाम्पल याद करते हैं। स्कूल वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हमने किसी और को अपॉइंट करा था, क्या लाने के लिए? गार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए, हाउस कीपिंग प्रोवाइड करने के लिए। अगर वो मेरे नाम पे काम करेगी, मेरे स्कूल के नाम पे काम करेगी, मेरे बिहाफ पे काम करेगी, और अगर उसकी हरकत कुछ भी उन्होंने गड़बड़ करी, उसके लिए अगर मैं लाइबल होंगी, तो वो आउटसोर्सिंग भी क्या बन सकती है? एजेंसी बन सकती है। लेकिन हर आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं होती है। हर आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं होती है। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी बन जाएगी अगर वो मेरे नाम पे, मेरे बिहाफ पे और मुझे लाइबल बना करके काम कर रही है। तो वो आउटसोर्सिंग क्या बन जाएगी? एजेंसी बन जाएगी। और एजेंट का मतलब क्या है? वही जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, वो इंटरमीडिएटर, दलाल या फिर बिचौलिया, जो भी आपको उसको नाम देना है। बदले में वो क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है। और क्या बोलता है कि मैं क्या क्या बोलता है कि मैं जो भी करूंगा उसके लिए कौन लाइबल होगा? आप लाइबल होगा। दैट इज एजेंट। क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट जर्नली और फॉर अ स्पेशल बिजनेस। किसी एक स्पेशल बिजनेस के लिए उसको अपॉइंट करा है या फिर जर्नली उसको अपॉइंट करा है। क्यों? पर्पस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। और किस लिए? जर्नल पर्पस के लिए, स्पेशल बिजनेस पर्पस के लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ पे। यहाँ दो जने होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। तो प्रिंसिपल के नाम पे वो काम कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है और प्रिंसिपल को बाउंड कर रहा है वो एजेंट। तो वो क्या बन जाती है? एजेंसी। यूजुअली ऑन द पेमेंट ऑफ कमीशन। यूजुअली ऑन द पेमेंट ऑफ कमीशन। क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, ही एक्ट्स फॉर कमीशन। एजेंट एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम पे, प्रिंसिपल को लाइबल बना देता है अपनी सारी एक्ट के लिए। आउटसोर्सिंग भी एजेंसी हो सकती है बट नॉट ऑलवेज। डिपेंड करेगा उनका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। अगर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो तीन चीजें आ जाएं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो तीन चीजें आ जाएं, कौन कौन सी? लाइबल, उसके नाम पे, उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगी वो? आउटसोर्सिंग भी एजेंसी बन सकती है। इजी। वहां पर भी क्या था क्विक रिकॉल में? किसी और से काम कराना। यहां पर भी क्या है? किसी और से काम करना। ठीक है, हाँ जी। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट पता नहीं, लेकिन सुना है एफिडेविट बनवाते हैं। कभी तुमने सुना होगा पापा मम्मी भी अगर किसी को रेंट वेंट पे दुकान दे रहे हैं तो एफिडेविट बनवाते हैं। ऐसी चीज जो लिखत में है और आप कोर्ट के सामने एज अ एविडेंस ले जा सकते हैं, वो क्या बन जाता है? एफिडेविट। पापा ने बोला है कि अगली 5 क्लास में रेगुलर जाना है, तेरे को पिज्जा खिलाऊंगा, और तुमने लिख के ले लिया पापा से, क्या ये कोर्ट में ले जाओगे? पिज्जा तो खिलाया नहीं। ये तो एफिडेविट पे आपने कुछ लिखा है, वो क्या है? लीगली एडमिसिबल है कोर्ट में, वो क्या बन जाता है? एफिडेविट बन जाता है। फॉर से मेरा नाम है निकिता सहगल, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में केवल निकिता लिखा हुआ है, तो मुझे अपना नाम चेंज कराना है। तो मैंने एफिडेविट में लिख के दे दिया कि दैट आई एम गिविंग द असेंट, जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मेरा सरनेम निकिता है, सहगल है, मेरे पापा और मम्मी का सरनेम ये एंड सो है। तो मैंने लिख के दिया है कि मैं, माय नेम इज निकिता सहगल एंड प्लीज मेरा सरनेम उसमें ऐड कर दो, मेरा नाम चेंज कर दो। मैंने किस पे लिख के दिया है? एक स्टैम्प पेपर पे लिख कर दिया, एफिडेविट पे लिख कर दिया। तो वो कोर्ट में क्या होगा? एज अ प्रूफ
एडमिसिबल होगा। जब हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो जो टेनेंट होता है वो लिख के देता है कि मेरे अगेंस्ट ना कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट नहीं चल रही है, मैं मतलब बहुत अच्छे खासे खानदान से बिलोंग करता हूँ, कोई लीगल प्रोसीडिंग कोई केस वेस मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, जो मैंने एड्रेस इसमें डॉक्यूमेंट्स में दिया है वो मेरा खुद का एड्रेस और सही करेक्ट एड्रेस है। उसने क्या लिख के दिया है? बेसिकली लिख के शपथ देना, अफर्मेशन, लेकिन लिख के देना, लिख के अफर्मेशन देना, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं जो लिख रही हूँ वो मैं सच लिख रही हूँ, दैट इज एफिडेविट, दैट इज एफिडेविट। वो आप एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं। किस पे लिख के देते हैं? स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं, एंड दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट एज अ प्रूफ। आप उसको प्रूफ पे, अब मैंने एक पेपर पे लिख कर दे दिया, वो एडमिसिबल नहीं होगा। स्टैम्प पेपर पे लिख कर दिया है तो वो एडमिसिबल होगा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? रिटन स्टेटमेंट, क्विक रिकॉल में देखो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट जो एक्सेप्टेड होती है एज अ एविडेंस इन अ कोर्ट। तो लिख के आपने कोई शपथ दिया और वो क्या है? एक्सेप्टेबल है इन कोर्ट। अ रिटन स्टेटमेंट साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर के सामने आपने लिखा है, ठीक है, अ नोटरी पब्लिक के सामने या फिर ओथ कमिश्नर के सामने, जो कि एडमिसिबल है एज अ एविडेंस इन अ कोर्ट। इन सब के साइन होते हैं, या तो नोटरी के साइन होंगे, नोटरी की स्टैंप लगी होगी उस पर, या फिर जुडिशियल ऑफिसर की साइन लगी होगी, या फिर ओथ कमिश्नर की स्टैंप लगी होगी उसमें, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि इसने मेरे सामने लिखा है ये, और ये सच लिखा है इसने। बेसिकली एज अ विटनेस एक्ट कर रहे हैं ये लोग। कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज अ विटनेस एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी प्रूफ किसने दिया है? आइडेंटिटी प्रूफ किसी टेनेंट ने दिया है। टेनेंट डिक्लेयर कर रहा है इन द एफिडेविट दैट द एड्रेस मेंशन इन द रेंट डीड इज ट्रू एंड करेक्ट। जो मैंने रेंट डीड में एड्रेस लिखा है ना, वो क्या है? सच्चा है। इन केस बाद में वो पकड़ा जाता है कि वो एड्रेस क्या निकला? झूठा, तो मैं एफिडेविट को एज अ प्रूफ कोर्ट में दिखा सकती हूँ। यही मैंने उससे किसी और ब्लैंक पेपर पे लिखवा लिया होगा तो वो मैं एज अ प्रूफ कोर्ट में नहीं दिखा सकती हूँ। ओके, इजी। अफर्मेशन जैसा ही है, लेकिन अफर्मेशन में आप बोल रहे हैं, यहां पर आप लिख करके शपथ दे रहे हैं। ओके, एलिगेशन, एलिगेशन किसी पे इल्जाम लगाना। एलिगेशन का मतलब क्या है? किसी पे इल्जाम लगाना। द असर्शन और डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टी इन अ केस मेड इन अ प्लीडिंग। प्लीडिंग के टाइम पे जो भी आपने किसी पे इल्जाम लगाया है उसको क्या बोलते हैं? हम एलिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। प्लीडिंग क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप सारे एलिगेशंस लिखते हैं, लेकिन वो क्या है? क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? अनप्रूव्ड क्लेम। अभी क्या है? प्रूव्ड नहीं हुआ है। वो प्रूव कब होगा? एडजुडिकेशन के टाइम पे। याद आ रहा है एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन एग्जैक्टली प्रोसीडिंग्स, है ना? हेयरिंग से लेकर के डिसीजन तक, हेयरिंग से लेकर के डिसीजन तक का प्रोसेस क्या है? एडजुडिकेशन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो क्या है? अभी अनप्रूव्ड है, अभी वो क्लेम आपका प्रूव नहीं हुआ है, वो ड्यूरिंग द एडजुडिकेशन प्रूव्ड होगा। तो जो शुरुआत में आपने किसी के ऊपर एक्शन लगाया था, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, मतलब आप क्या कर रहे हो? उसके अगेंस्ट एलिगेशन, इल्जाम लगा रहे हो। अभी वो इल्जाम क्या है? अनप्रूव्ड है। कब प्रूव्ड होगा? ड्यूरिंग द एडजुडिकेशन प्रूव होगा, और फाइनली लास्ट में क्या मिल जाएगा? जजमेंट मिल जाएगा। ओके, इजी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस में हमने पढ़ा था उसे, ठीक है। चलो, लास्ट टर्म है आज की क्लास की, दैट इज अलॉटमेंट। ये तो हमने सुना होगा, है ना? अकाउंट्स में हम सुनते हैं इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं, है ना? तो अलॉटमेंट का मतलब क्या है? किसी ने मुझे पैसे दिए और मैंने बदले में उसको क्या कर दिए? शेयर्स अलॉट कर दिए, दैट इज अलॉटमेंट। आपने पैसे दिए, बदले में मैंने आपको क्या दिए? शेयर्स दिए, दैट इज अलॉटमेंट। इजी, समझ आया? कितनी टर्म्स करी आज की क्लास में हमने? 25 टर्म्स हमने रिवाइज करी हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। मेजरली तुम्हें क्या करना है, देखो अच्छा यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू करना, डिबेंचर्स को इशू करना, किसको? एप्लीकेंट को, जिसने अप्लाई करा है और पेमेंट दी थी, उसने नोटिफाइड प्राइस, उसने पेमेंट दिया था, मैंने उसको क्या कर दिया? अलॉट कर दिया, इशू कर दिया। क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? शेयर्स को एप्लीकेंट के नाम पर करना, दैट इज अलॉटमेंट। उसने पैसे दिए, मैंने उसको शेयर्स दिए, दैट इज अलॉटमेंट। इजी। करना क्या है लेकिन इसमें हमें कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? डेफिनेशन लर्न करनी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आ सकते हैं, मैचिंग भी आ सकती है। ओके, करें अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें।
हाँ जी, इको चालू करते हैं। इको चालू करना है तुम्हें? बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़े थोड़ा सा? तुमने वो वाले लेक्चर्स देख लिए थे बिजनेस कम्युनिकेशन के? हम्म। वो समझ में नहीं आया था? तुमने तो देखा ही नहीं ना कुछ, ऐसे ही आ गए तुम तो एक हफ्ते बाद ना। एक काम करते हैं, इसको एंड करते हैं, ये वाला मैं तुम्हें एक बार रिवाइज कराती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा समझाती हूँ जो कम्युनिकेशन में चल रहा है। ठीक है, आज में हम सिर्फ रिवीजन डाल देंगे फर्स्ट 25 टर्म्स का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस सेशन, है ना? क्या कह रहे हो तुम?